हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। मैं हूँ विनीता और आज के इस वीडियो में हम अ, आजीविका इकाई 5 बाजार जो हमारे सिलेबस में है वो देखेंगे। जो थ्योरी पढ़ेंगे वो पिकासो की बुक से पढ़ रहे हैं, है ना? तो पता नहीं क्यों, बट ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं लगता है मुझे ये इकाई 5। पर फिर भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है तो चलिए, जो भी दिया हुआ है उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, क्या है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एडीओ के एग्जाम के लिए तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी चलिए देख लेते हैं जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। बाजार क्या है? तो बाजार से अभिप्राय उस स्थान से होता है जहां क्रेता तथा विक्रेता वस्तु का सौदा करने के लिए किसी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। आई थिंक ये सब सभी को पता है ना? क्रेता और विक्रेता जहां अपनी वस्तुओं को खरीद बिक्री करते हैं, तो ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है? बाजार कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रमुख बाजार हैं जो बाजार के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार। ये क्या होते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, है ना? पूर्ण प्रतियोगी बाजार, इसमें क्रेताओं की संख्या काफी अधिक होती है और एक समान वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे वही ये चीजें क्या कहा गया है कि इस बाजार में बहुत सारे विक्रेता और खरीदार होते हैं, और सभी एक जैसी वस्तुएं बेचते हैं, है ना? इसमें किसी एक विक्रेता का बाजार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो है सभी क्या जो समान वस्तुएं बेच रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के आप ये समझिए, एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई अम, अ, मान लीजिए कोई गेहूं का बाजार है ना? तो यदि कोई किसान गेहूं बेच रहा है, तो वो अपनी अ, खुद की कीमत अपने तरीके से या फिर मनमाने तरीके से नहीं लगा सकता, नहीं तय कर सकता, है ना? क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मतलब वही गेहूं सेम रेट पे बेच रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है क्या? पूर्ण प्रतियोगी बाजार। एकाधिकार यानी कि मोनोपोली, ये क्या होता है? एकाधिकार बाजार की वह अवस्था है जिसमें वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है तथा उसका वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण होता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लीजिए रेलवेज, है ना? रेलवेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी सर्विसेज है जैसे कि जो सिर्फ सरकार मतलब सरकार के कंट्रोल पर होती है ना? सरकार इसको नियंत्रण करता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जितने भी यात्री होते हैं, है ना, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है ना रेल के अलावा। हर कोई तो अ, मतलब फ्लाइट की टिकट नहीं ले सकता, या फिर कई बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बसेस मतलब ट्रेन की सुविधा है, बट मतलब बसेस की सुविधा है, बट ट्रेन्स नहीं चलती हैं। तो ट्रेन्स में क्या होता है कि भाई जल्दी पहुंच जाते हैं, मतलब जल्दी पहुंच जा मतलब सर्विसेज अच्छी होती है ना? टाइम से पहुंच पाते हैं टाइमली, लेकिन बस में वो सुविधा नहीं मिल पाती। तो रेलवे से एक ऐसा ऑप्शन हो जाता है ना? इकलौता ऐसा ऑप्शन हो जाता है जहाँ पे, है ना, मतलब वो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि एक तरह का ये मोनोपोली है, एकाधिकार है। ठीक है, तो मतलब खरीदारों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, है ना? विक्रेता अपने मनचाही कीमत लगा सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दिया है मैंने रेलवे का, बाकी और भी ऐसी चीजें हैं मार्केट में। ठीक है, बाकी इसके अलावा है अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसमें कुछ क्रेताओं या कुछ विक्रेताओं या दोनों को ही बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तथा यह मालूम नहीं होता कि किस कीमत पर वस्तु के सौदे किए जा रहे हैं। तो ये क्या होता है? अ, मतलब कुछ विक्रेता और खरीदार होते हैं इस बाजार में, है ना? दोनों को कोई नॉलेज नहीं होता, दोनों को कोई ज्ञान नहीं होता कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है कि किसी को सही कीमत का ज्ञान नहीं होने की वजह से जो विक्रेता है अ, अपने अकॉर्डिंग, जो विक्रेता है वो अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार कीमत तय कर सकता है ना? जैसे कि अ, मोबाइल कंपनी, है ना? मोबाइल फोन बाजार, तो कंपनी अपने अलग-अलग फीचर्स के साथ अपने फ़ोन बेचती है ना? तो अ, क्या हर कंपनी को अपनी अलग-अलग कीमत लगाने का अधिकार है ना? वो अपनी-अपनी हर हर कंपनी अपनी कीमत अपने तरीके से वो लगा सकती है। जैसे कि बहुत सारे मतलब
अलग अलग फीचर्स, जैसे कि बहुत सारे मोबाइल हो गए, जैसे कि मान लीजिए सैमसंग हो गया, या फिर ओप्पो वीवो, है ना, इसके फीचर्स ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं, लेकिन सबकी कीमत अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये कौन से बाजार के अंतर्गत, इस तरह के एग्जाम्पल्स जो है वो अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला यहाँ पे दिया हुआ है, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार दो प्रकार के होते हैं। द्वैधाधिकार द्वैधाधिकार यानी कि डुओपोली, और अल्पाधिकार यानी कि ओलिगोपोली। मतलब द्वैधाधिकार में क्या होता है, इस बाजार में वस्तु के केवल दो ही विक्रेता होते हैं, और अल्पाधिकार में वस्तुओं के विक्रेताओं के की संख्या दो से अधिक, किंतु बहुत अधिक नहीं होती। द्वैधाधिकार यानी कि डुओपोली अ, मतलब केवल दो ही विक्रेता होते हैं बाजार में, वस्तु के केवल दो ही विक्रेता होते हैं, का मतलब आ, मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। कौन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एरोप्लेन वाला एक एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि इसकी, है ना, ये बहुत कम बनता है, इसका निर्माण बहुत कम होता है ना। तो जो एरोप्लेन का जो निर्माण होता है, मान लीजिए किसी देश में केवल दो ही कंपनियां हैं जो हवाई जहाज बना रही हैं, है ना, तो वो ही इस बाजार पर कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इसका और बड़ा मार्केट तो है नहीं एरोप्लेन का। ठीक है, तो सिर्फ है ना, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि दो कंपनियां हैं जो मतलब एरोप्लेन बना रही हैं, हवाई जहाज बना रही हैं, तो वो दो ही कंपनियां हैं जो मार्केट को कंट्रोल करेंगी। ठीक है, और अल्पाधिकार क्या हो गया, ये ओलिगोपोली, है ना। ओलिगोपोली का मतलब होता है इसमें कुछ विक्रेता होते हैं, कुछ ही विक्रेता होते हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं होते हैं, है ना। और अ, इन्हीं विक्रेताओं पर, है ना, अ, बाजार की असली पकड़ होती है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में कार मार्केट, है ना, मान लीजिए कार मार्केट, तो जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कार मार्केट की, लाइक मारुति हो गया, टाटा, या फिर होंडा या फिर हुंडई, है ना। तो ये सारी जो है ये कुछ कंपनियां हैं लेकिन लिमिटेड है ना। तो ये कंपनियां ही जो है ना, ये बाजार को अपने तरीके से वो नियंत्रण करती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, द्वैधाधिकार और अल्पाधिकार। और फिर है अगला पॉइंट, समय के आधार पर बाजार चार प्रकार के होते हैं। दीर्घकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार और अति अल्पकालीन बाजार। तो इसका क्या मतलब है, दीर्घकालीन बाजार मांग एवं पूर्ति में उत्पादक सामंजस्य बैठा लेता है। मांग एवं पूर्ति में उत्पादक सामंजस्य बैठा बैठा लेता है। मतलब इस बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच अच्छा सामंजस्य होता है ना, जिससे वस्तुओं की पूर्ति आसानी से की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी गैस, ठीक है, तो इसकी मांग हमेशा बनी रहती है, और सरकार और कंपनी इसको लगातार इसकी सप्लाई करती रहती है ना। तो ये हो जाता है क्या, दीर्घकालीन बाजार के अंतर्गत, है ना। और फिर है अति दीर्घकालीन बाजार, जैसे स्वर्ण आभूषणों का बाजार, अर्थात रुचि, स्वभाव और फैशन के अनुरूप उत्पादक वस्तु का निर्माण कर सकता है। मतलब इस बाजार में वस्तुएं थोड़े समय के लिए उपलब्ध होती हैं, और इनकी आपूर्ति लिमिटेड होती है ना, सीमित होती है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, शादी का सीजन वगैरह आ जाता है ना, तो शादी के सीजन में सोने चांदी की मांग बढ़ जाती है ना, और लेकिन ज्वेलर्स, है ना, ज्वेलर्स की आपूर्ति इसमें लिमिटेड होती है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है, अति दीर्घकालीन बाजार के अंतर्गत। अल्पकालीन बाजार क्या है, इसे दैनिक बाजार भी कहते हैं, और इस बाजार में मांग और पूर्ति में कुछ सीमा तक सामंजस्य बनाया जा सकता है। ये क्या है, अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं सही है। ठीक है, तो अल्पकालीन बाजार, तो ये क्या है, बाजार में आ, मतलब है ना, बाजार में मांग और आपूर्ति को जो है ना मेंटेन करके, मतलब मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये मेंटेन करना इसको थोड़ा सा मुश्किल जाता है। ठीक है, ये इसको दैनिक बाजार भी कहते हैं, अल्पकालीन बाजार को, है ना। इसमें जो सब ये
डिमांड एंड सप्लाई मतलब मांग और आपूर्ति जो है इसका जो इसको बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं जी, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। 1 मिनट। चलिए, मैं भी ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी इसमें। एक तो ना ये जो है ये सब कुछ मैंने ना इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा अल्पकालीन बाजार ये सब को थोड़ा ना हिंदी में समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब मैं कुल मिलाकर के इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर करके पढ़ रही हूँ, मतलब पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ। तो थोड़ा सा ना मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। तो इसका क्या मतलब है? ये दैनिक बाजार, इसे दैनिक बाजार भी कहते हैं। और इस बाजार में मांग और आपूर्ति में कुछ सीमा तक सामंजस्य बनाया जा सकता है। मतलब इस बाजार में जो वस्तुओं की मांग ना अचानक से बढ़ जाती है, लेकिन इसकी आपूर्ति को ना तुरंत नहीं बढ़ाया जा सकता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए बारिश के टाइम पे, है ना? बरसात के टाइम पे छाते का और फिर रेनकोट वगैरह की मांग अचानक से बढ़ जाती है ना? लेकिन उसको तुरंत में उसकी बड़ी मात्रा में उसका आपूर्ति करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है ना? तो या फिर गर्मी के टाइम पे आप देख लीजिए कि कूलर्स, है ना? गर्मी के टाइम पे कूलर वगैरह हो गया, ठंड के टाइम पे स्वेटर्स, जैकेट्स ये सब की चीजें। तो अचानक से मांग बढ़ती है ना? और तुरंत में उसकी बड़ी मात्रा में उसकी आपूर्ति करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। फिर भी किसी न किसी तरह से माँग और आपूर्ति को कुछ सीमा तक यानी कि लिमिटेड तौर पर अ, है ना? सामंजस्य बनाया जा सकता है। तो ये क्या हो जाता है? अल्पकालीन बाज़ार। अति अल्पकालीन बाज़ार क्या होता है? अति अल्पकालीन बाज़ार जैसे कि सब्ज़ी एवं मछली का बाज़ार। ऐसे बाज़ार में मूल्य केवल माँग से प्रभावित होता है। इसमें विक्रेता को वस्तु की पूर्ति बढ़ाने का समय नहीं मिल पाता। मतलब इस बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन मुश्किल से बनता है। और क्योंकि वस्तुओं को जल्दी खराब होने का खतरा होता है ना, जैसे कि सब्जी वगैरह हो गए, फल वगैरह हो गए। तो ये जो टमाटर, हरी सब्जियां, दूध वगैरह, है ना, ये सारी जो चीजें हैं ये ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं करके रखा जा सकता है। तो इसलिए जो है मतलब इस बाजार को अति अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, आई होप मैंने आपको समझा लिया होगा ये पॉइंट। ठीक, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे वित्तीय बाजार दिया हुआ है। वित्तीय बाजार के बारे में बताया गया है। फाइनेंशियल मार्केट, ये फाइनेंशियल मार्केट क्या है? ठीक है, तो ये एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय यानी कि एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस करते हैं, वित्तीय बाजार कहलाता है। वित्तीय बाजार के दो प्रमुख अंग है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो ये क्या है वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट? ये एक तरह की ऐसी व्यवस्था है जहां लोग, कंपनी और सरकार पैसे का लेन देन करती है। मतलब ऐसी जगह है जहां लोग अपनी जरूरत के अनुसार पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं या उधार ले सकते हैं, है ना? तो ये वित्तीय बाजार को दो भागों में बांटा गया है। एक तो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। ठीक है, तो अ, अ, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार के अंतर्गत क्या आते हैं? इनकी मनी मार्केट। देखिए, मैं ना इसको थोड़ा इंग्लिश में ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये जो हिंदी वाले वर्ड्स है ना, मैंने इसके बारे में हिंदी में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो और ये देखा जाए ना, तो ये जो टॉपिक है बाजार, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लेंदी टॉपिक है। एक एक पॉइंट को अगर आप समझना चाहेंगे ना, तो एक एक दिन निकल जाएगा। मतलब बहुत लंबा टॉपिक है ये। तो फिर भी हम इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है मनी मार्केट, है ना? और मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट के अंतर्गत कॉल मनी मार्केट आता है, इसी को हम क्या कहते हैं? मांग मुद्रा बाजार। और कमर्शियल बिल मार्केट, वाणिज्यिक बिल या हुंडी बाजार कहते हैं इसको। कमर्शियल पेपर यानी कि वाणिज्यिक प्रपत्र। और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स यानी कि निक्षेप या जमा प्रमाण पत्र। ट्रेजरी बिल मार्केट यानी कि कोषागार बिल बाजार। तो मुद्रा बाजार के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। और पूंजी बाजार में प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में भी हम आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए कि पूंजी बाजार, है ना, वो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार को ये इन भागों में बांटा गया है।
ठीक है। तो एक बार चलिए देख लेते हैं कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अंतर क्या दिया हुआ है। ठीक है। एक मुद्रा बाजार मुद्रा बाजार अल्पकालिक विनिमय से संबंधित है, 1 वर्ष से कम। पूंजी बाजार पूंजी बाजार दीर्घकालिक विनिमय से संबंधित है, 1 वर्ष से अधिक। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। इसका अगला जो स्लाइड है अ, उसमें दिया भी हुआ है मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के बारे में, एक एक चीज के बारे में। ठीक है, इसलिए अभी फिलहाल यहाँ पे जो दिया हुआ है वही रीड कर रहे हैं। ठीक है। तो मुद्रा बाजार अल्पकालिक विनिमय से संबंधित है और पूंजी बाजार दीर्घकालिक लेन देन से संबंधित है। ठीक है। और लेन देन ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक प्रपत्र यानी कमर्शियल पेपर, व्यापार पत्र या जमा प्रमाण पत्र के माध्यम से होता है। यहाँ लेन देन मतलब पूंजी बाजार में लेन देन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड और सिक्योरिटीज, राजकीय प्रतिभूतियों के माध्यम से होता है। और यहाँ पे मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि एनबीएफसीज इस बाजार की प्रतिभागी हैं। और पूंजी बाजार में दलाल यानी कि एजेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, वित्तीय संस्थाएं व अभिगोपक यानी कि अंडर राइटर व निवेशक इस बाजार में भाग लेते हैं। मुद्रा बाजार का विनियमन सॉरी मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है और पूंजी बाजार का नियमन व नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे सेबी के बारे में बताया गया है कि क्या है सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, तो ये है सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। इसको वैधानिक दर्जा मिला था 30 जनवरी 1992 में। ठीक है। और इसकी सिफारिश किसकी सिफारिश पर हुई थी? ये नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। मतलब ये जो सेबी है ना, ये एक सहकारी संस्था है ना, जो शेयर मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट पर नजर रखती है ना, ताकि इन्वेस्टर्स के लिए, है ना, मतलब जो निवेशक है ना, उनके हितों की सुरक्षा हो पाए और धोखाधड़ी से बचाव किया जा सके, है ना। तो सेबी का काम यही है कि मतलब शेयर मार्केट में और फिर फाइनेंशियल मार्केट में नजर रखती है ना, निगरानी का काम करती है और फिर जरूरत पड़ती है तो मतलब दंड देने का भी काम करती है। मतलब ये एक तरह से वैधानिक निकाय है। ठीक है। तो ये किसके सिफारिश पर हुई थी? तो नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर हुई थी। ठीक है। और ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। सेबी अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत ये वैधानिक निकाय है। ठीक है। और इसका कार्य क्या है? शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था और शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार है। ठीक है। और 1988 में अंश पूंजी 7.5 करोड़ आईडीबीआई प्लस आईसीआईसीआई प्लस आईएफसीआई द्वारा दिया गया था। मतलब इसका क्या मतलब है? 1988 में मतलब जब ये सेबी बना था ना, मतलब 1988 में जब ये सेबी की स्थापना हुई थी, तब इसकी जो पूंजी थी वो 7.5 करोड़ रुपए थी। ठीक है। तो ये जो पूंजी है ये आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई और आईएफसीआई के द्वारा दिया गया था, है ना। इन कंपनियों ने सेबी को ये अंश मतलब ये जो पूंजी है ये दिया था। मतलब किसी भी संस्था को ना शुरुआत में काम करने के लिए अमाउंट की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है। तो इन संस्थाओं ने सेबी को पैसा दिया था, कुल मिलाकर के ये समझिए आप। ठीक है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 6 है। इसमें से एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। ठीक है। वर्तमान में इनका कार्यकाल अभी खत्म हो चुका है, माधवीपुरी बुच, है ना। तो इनका कार्यकाल अभी खत्म हो चुका है फरवरी में। ठीक है। फरवरी 2025 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। और अभी रिसेंट में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है
अ, तुहीन क्या तुहीन कांत पांडे। तुहीन कांत पांडे अ, अभी के जो है वो अध्यक्ष हैं, ठीक है, सेबी के। अभी रिसेंटली ये मेरे ख्याल से मार्च में ये वो करेंगे, पद संभालेंगे, तुहीन कांत पांडे। ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है, अध्यक्ष केंद्र द्वारा नामित विशिष्ट योग्यता वाला होता है। मतलब यहाँ पे जो सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ना, वो केंद्र सरकार द्वारा द्वारा की जाती है। और इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए होता है, या 65 वर्ष, इसमें से जो भी पहले हो। ठीक है। अगर वो 65 साल के हो जाते हैं, अ, तो भी वो रिटायर हो जाएंगे। और यदि उनका 5 साल पूरा हो चुका है, मतलब 65 के नहीं हुए हैं, तो अगर उनका कार्यकाल 5 साल का हो गया, तो वो रिटायर हो जाएंगे, मतलब उस पद से हट जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। और अगला देखते हैं। अगला है, अगला यहाँ पे मुद्रा बाजार। ठीक है, मुद्रा बाजार के बारे में यहाँ पे डिटेलिंग दी हुई है। चलिए देख लेते हैं एक बार। अ, यह व्यापक वित्तीय बाजार के उस भाग को प्रस्तुत करता है जिसमें उच्च तरलता वाली और अल्पकालिक वित्तीय पूंजी का कारोबार या खरीद फरोख्त होती है, जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष तक की होती है। और मतलब पहले इस बार मैं इसको ना पूरा एक बार रीड कर लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। मुद्रा बाजार के द्वारा ही रिजर्व बैंक तरलता की मात्रा को नियंत्रित करता है। मुद्रा बाजार अल्पकालिक उधार आवश्यकताओं, जैसे कि कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इन प्रतिभूतियों को के खरीदने और बेचने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता, और लेन देन टेलीफोन कॉल्स पर भी किए जा सकते हैं। संगठित मुद्रा बाजार में आरबीआई, बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, वित्तीय संस्थाएं यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आदि भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में प्राचीन काल से ही एक बड़ा असंगठित मुद्रा बाजार है, जिसमें स्थानीय साहूकार, चिट फंड आदि सम्मिलित हैं। ये व्यवसायों और व्यक्तियों को अल्पकालिक फंड देते हैं। ये सरकार द्वारा विनियमित नहीं होते। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ये कहा गया है इस मुद्रा बाजार के व्याख्या में, कि मुद्रा बाजार वो वित्तीय बाजार है जहां छोटे समय के लिए, यानी कि 1 साल से कम, या हाँ, मतलब 1 साल से कम के लिए पैसों का लेन देन होता है ना। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि बैंकों को और कंपनियों को अल्पकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, मतलब एक तरह से खरीद बिक्री कर सकते हैं। ठीक है, लेन देन हो सकता है, लेन देन कर सकते हैं, मतलब छोटे समय के लिए। ठीक है। और मतलब 1 साल की अवधि के लिए पैसा उधार लिया जा सकता है, जैसे कि किसी बैंक को 6 महीने के लिए या अधिक पैसों की जरूरत है ना, तो मुद्रा बाजार से उधार ले सकता है ना। और यहाँ पे लिक्विडिटी, बैंक लिक्विडिटी यानी कि बैंक तरलता, है ना। इसका मतलब क्या है कि बैंकों को रोज पैसे की जरूरत होती है। ठीक है। तो ये जो है ना बाजार, उनकी अचानक जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। जैसे कि यदि किसी बैंक को अपने ग्राहक के लिए ज्यादा पैसा निकालने देना है ना, किसी ग्राहक को ज्यादा पैसा चाहिए, तो वो मुद्रा बाजार से पैसे ले सकता है। कौन? बैंक। ठीक है। तो ये रिजर्व बैंक तरलता की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है। और मुद्रा बाजार अल्पकालिक उधार आवश्यकता यानी कि वर्किंग कैपिटल की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी कि ये बाजार किसी एक निश्चित जगह पर नहीं चलता, बल्कि लेन देन, मतलब इसके अलावा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेन देन टेलीफोनिक कॉल्स, है ना, तो ये जो है ये टेलीफोनिक माध्यम से भी लेन देन किया जा सकता है ना। और इसमें आरबीआई और ये एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स और वित्तीय संस्थाएं, है ना, ये भाग लेते हैं। और व्यक्तिगत निवेशक जो है, ये
है ना, आमतौर पर इस बाजार में शामिल नहीं होते। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पे कही गई है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे कही गई हैं। और मुद्रा बाजार के उप बाजार, मुद्रा बाजार के उप बाजार में क्या कहा गया है? मांग मुद्रा बाजार, कॉल मनी मार्केट। इस बाजार में जिस दर पर लेन देन होता है उसे मांग दर कहा जाता है, जो मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है। इससे मुद्रा की मांग बहुत कम समय के लिए, यानी कि प्राय कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटों से 14 दिनों तक की जाती है। मतलब ये जो जनरली जो कॉल मनी मार्केट है ना, ये बैंक द्वारा लिया जाता है ना, बैंक द्वारा ये लेन देन होता है। और कुछ घंटों के लिए, 1 घंटा 2 घंटा या फिर इससे ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों के लिए ये पैसा जो है उधार में दिया जाता है। मतलब बहुत ही कम समय के लिए, कुछ घंटों के लिए या 14 दिन तक के लिए पैसा उधार दिया जाता है। और इसमें जो ब्याज की जो दर है वो मांग और आपूर्ति के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है। और मान लीजिए, है ना, बैंक में इसीलिए मतलब ये अगर कोई एक बैंक है जो 1 दिन के लिए पैसा चाहती है ना, तो वो किसी और बैंक से पैसे ले सकती है और उसको बाद में लौटा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कस्टमर को अ, अगर किसी कस्टमर को 50 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, उसको 50 लाख रुपए कैश चाहिए, विड्रॉ करना है उसको। तो लेकिन बैंक के पास मात्र 25 लाख रुपए है, मतलब वो कस्टमर को सिर्फ 25 लाख रुपए दे सकता है। तो ये बैंक क्या करेगा, उसके पास तो अमाउंट 25 लाख से ज्यादा नहीं है ना, तो किसी और बैंक से वो 50 लाख रुपए लेकर के वो उस कस्टमर को पे करेगा। ठीक है, तो वो कुछ घंटों के लिए या फिर ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों के लिए वो ले सकता है ऐसे उधार। ठीक है, तो वो फिर वो डिपेंड करता है उनकी जो वो बैंक के मतलब कितनी डिमांड है, कितनी, है ना, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है कि वो किस ब्याज दर पर बैंक को उधार दे सकती है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या, कॉल मनी मार्केट। कमर्शियल बिल मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट क्या है? ये अल्पकालीन स्व तरलता वाला तथा मोल भाव युक्त बाजार है। इसका प्रयोग कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं, घरेलू एवं विदेशी वस्तुओं का बाजारों में लाने तथा भंडारण के वित्तीयन हेतु किया जाता है। भारत में यह अभी भी अल्प विकसित अवस्था में ही है, यानी कमर्शियल बिल मार्केट। ये क्या होता है कि बाजार व्यापारियों को और कंपनियों के लिए होता है। ठीक है, व्यापारियों के लिए और कंपनियों के लिए होता है, जहां वो अपनी बिक्री के लिए भविष्य में मिलने वाले पैसे को नगद के रूप में बदल सकते हैं। जैसे जनरली क्या होता है, ये जो है अ, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में, है ना, औद्योगिक उत्पादों के व्यापार में मदद करता है ये कमर्शियल बिल मार्केट। जैसे कि एक कोई बिजनेसमैन है ना, कोई व्यापारी है ना, किसी अपना कोई उत्पादित कोई माल को वो बेचता है। यदि अगर कोई व्यापारी है किसी माल को बेचता है, और लेकिन उसका जो भुगतान है, उसका पेमेंट जो है उसको 3 महीने बाद मिलने का होगा, है ना। तीन मार्केट में उसने बेच दिया अपना सामान, है ना, अपना सामान उसने बेच दिया, अ, और उसका जो पेमेंट है ना, पेमेंट उसको 3 महीने बाद मिल रहा होता है, मतलब मिलना है, 3 महीने बाद उसको मिलना है। तो लेकिन उसको पैसों की तुरंत जरूरत है ना, तो वो क्या करेगा, बाजार में जाकर के वो जो बिल जहां पे उसने बेचा है ना, वो अपना बिल बाजार में जाकर के वो अपना बिल बेच सकता है ना। ये कमर्शियल बिल मार्केट का जो बिल होगा, वो अपना बिल बेच सकता है और वहां से कैश ले सकता है। ठीक है, तो ये होता है क्या, कमर्शियल बिल मार्केट। फिर है वाणिज्यिक प्रपत्र, यानी कि कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है? ठीक है, ये है ये प्रमाण पत्र पूंजी बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जिनकी कार्यकारी पूंजी 5 करोड़ रुपए से अधिक हो, ठीक है, और 25 लाख रुपए के गुणकों में जारी किए जाते हैं। तो ये न्यूनतम 1 करोड़ रुपए व परिपक्वता अवधि, यानी कि मेच्योरिटी पीरियड 3 से 6 माह तक के लिए जारी किए जाते हैं। इन्हें सन 1990 में प्रारंभ किया गया था। आपने एक वेब सीरीज देखी होगी क्या, पता नहीं, वो शायद प्राइम में है या फिर नेटफ्लिक्स में है, 1992 स्कैम।
स्कैम, मतलब ऐसा कोई सा भी तो एक सीरीज थी ना, मतलब यही 1992 स्कैम ऐसा करके कुछ एक सीरीज आई थी, है ना, उसमें ये कमर्शियल पेपर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पता नहीं, अगर आपने देखा होगा तो आप समझ पाएंगे, है ना। तो ये क्या होता है कमर्शियल पेपर, है ना, ये बड़ी कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है ना, जिसकी जो पूंजी है वो लगभग कितनी 5 करोड़ रुपए से अधिक होती है। ठीक है, और कंपनियां जो है अपनी कंपनियां जो है ना, अपनी अल्पकालिक वित्तीय जरूरत, है ना, उसको पूरा करने के लिए इसको बेचती है। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, जो शॉर्ट टर्म पीरियड, मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इश्यूज जो होते हैं ना, मतलब अगर उनको कोई नीड पड़ रही है तो उसको बेचने का काम करती हैं ऐसी कंपनियां। ठीक है, तो इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड है ना, ये 3 महीने से 6 महीने तक की होती है। ठीक है, ये जो कमर्शियल पेपर की जो मेच्योरिटी पीरियड होती है। ठीक है, और और क्या कहा गया है इसको, 1990, है ना, 1990 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे इसके अलावा और क्या कहा गया है, ये न्यूनतम 1 करोड़ रुपए व परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया, मतलब वही चीजें हैं, है ना। यही सारी चीजें यहाँ पे कही गई है। अगला देखते हैं, जमा प्रमाण पत्र। जमा प्रमाण पत्र क्या है? डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। ये वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। इनका मूल्य 25 लाख रुपए या उनके ही गुणकों में होता है ना। इसकी परिपक्वता अवधि 3 माह से 1 वर्ष की होती है, और ये प्रमाण पत्र ट्रांसफरेबल होते हैं, हस्तान हस्तांतरणीय या ट्रांसफरेबल होते हैं। ये प्रमाण पत्र निवेशकों को अल्पकाल में निवेश का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, डीसीज, है ना, इसे बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी किया जाता है, और 3 महीने से 1 साल तक की अवधि के लिए ये होता है। ट्रांसफरेबल होता है का मतलब इसे दूसरे व्यक्ति को बेचा जा सकता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के पास 25 लाख रुपए है ना, तो वो उसे सुरक्षित रूप से इन्वेस्ट करना चाहता है। मतलब अगर किसी के पास 25 लाख रुपए है ना, और 25 लाख रुपए, है ना, और वो नहीं चाहता कि कोई रिस्क हो, तो ये सुरक्षित रूप से मतलब इसको इन्वेस्ट करना चाहता है ना, 25 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो ये जो है ना डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स खरीद सकता है और उस पर ब्याज कमा सकता है। ठीक है, ये डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स वो परचेज कर सकता है, खरीद सकता है, और है ना, और इसका मतलब इस 25 लाख रुपए पर वो मतलब ब्याज कमा सकता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये अल्पकाल में, मतलब छोटे टाइम पे ये इन्वेस्ट, मतलब ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, अगला है कोषागार बिल, यानी कि ट्रेजरी बिल मार्केट। ये ट्रेजरी बिल क्या है? ये हुंडियों के रूप में भारत सरकार के नाम पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई प्रावधानिक नोट्स होती है। ये हुंडियों को अ, ये हुंडियां दो प्रकार की होती हैं, साधारण व नियमित कोषागार हुंडियां और तदर्थ कोषागार हुंडियां। इनकी परिपक्वता परिपक्वता अवधि 14 दिन से लेकर के 364 दिन की होती है। मतलब ना, ये हुंडी मतलब बिल, है ना। तो ये जो ट्रेजरी बिल है ना, ये एक तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, एक तरह का डॉक्यूमेंट, या इसी को सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं, है ना, इसी को सिक्योरिटीज, डॉक्यूमेंट्स या सिक्योरिटीज कह सकते हैं, है ना। और ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, मतलब भारत सरकार जो है, ये शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म लोन है ना, मतलब शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए जारी करती है भारत सरकार। शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालिक ऋण लेने के लिए ये जारी करती है ना, और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई सरकार की ओर से इसको जारी करता है। ठीक है, आरबीआई इसको मतलब जो भारत सरकार की तरफ से कौन जारी करता है? आरबीआई।
ठीक है, ये ट्रेजरी बिल। तो ये क्या होते हैं एक्चुअल में, है ना? ये तो पहले आप ये समझ लीजिए कि ये सरकार द्वारा जारी किया गया अ, मतलब ये शॉर्ट टर्म लोन, यानी कि इसको और क्या कह सकते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट है ना? डेट इंस्ट्रू इंस्ट्रूमेंट, ऋण, ऋण इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे? साधन, ऋण साधन, है ना? तो ये है। और सरकार को जब अल्पकालिक वित्त की जरूरत होती है ना? तो वो इनको क्या जारी करता है, और जारी करके जनता को, बैंकों को और अन्य जो संस्थान है ना, उनसे पैसे उधार लेती है। ठीक है, बैंकों से हो गया, है ना, इन सब से वो उधार लेने का काम करती है। कौन? सरकार। और ये जो है ये अ, इसके अलावा और क्या पॉइंट है? ये ब्याज मुक्त होते हैं, है ना? ब्याज मुक्त, ब्याज मुक्त होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, यानी कि इन पर कोई सीधा ब्याज नहीं मिलता, है ना? इस पे डिस्काउंट पर इसको बेचा जाता है ना? इनको छूट मिलती है, और बाद में पूरे मूल्य पर इसको वो किया जाता है, मतलब विड्रॉ किया जाता है। ठीक है। अगला है यहाँ पे साधारण व नियमित कोषागार हुंडियां। ये एक तरह की सामान्य सरकारी बिल होती है ना? सामान्य सरकारी बिल होती है ना? सामान्य सरकारी बिल होती है जिन्हें सरकार अपने वित्तीय प्रबंधन के लिए जारी करती है। और तदर्थ कोषागार तदर्थ मतलब ये होता है एडहॉक। आपने इस एडहॉक कई बार सुना होगा, लेकिन तदर्थ का नाम नहीं सुना होगा, है ना? तो ये एडहॉक ट्रेजरी बिल होती है ये, है ना? तो ये एक विशेष परिस्थितियों में काम आती है, यानी सरकारी संस्थाओं को, और है ना, मतलब विशेष परिस्थिति में जो सरकारी संस्था है और रिजर्व बैंक जो है ना, इसको जारी करने का काम करती है, क्या? एडहॉक। ठीक है। और ये इनकी परिपक्वता अवधि, है ना, 14 दिन से लेकर के 365 दिन की होती है। ठीक। अगला अगला देखिए। आई गेस मैं आप लोगों को समझा पा रही होंगी, है ना? ये हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मेरे को एडीओ के पर्पज से, बट फिर भी चलिए, जो है सो है, पढ़ लेते हैं, है ना? अगला क्या है? पूंजी बाजार। पूंजी बाजार क्या है ना? पूंजी बाजार से आशय ऐसे वित्तीय बाजार से है जहां वित्तीय प्रतिभूतियों एवं संपत्तियों का मध्यम एवं दीर्घकाल, यानी कि सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक के लिए क्रय विक्रय किया जाता है ना? इस प्रकार पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में बचत एवं वृद्धि करने एवं पूंजी के प्रवाह को उत्पादक क्षेत्रों की ओर निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि पूंजी बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ पे लंबी अवधि के लिए, यानी कि 1 वर्ष या उससे अधिक के लिए निवेश किया जाता है, और वित्तीय लेन देन होते हैं, है ना? और इसमें लोग और जो कंपनियां हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पैसे जुटाती हैं, जिससे क्या हो सके? आर्थिक विकास हो सके, है ना? ये दो प्रकार से होती हैं, है ना? ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक बाजार और दूसरा द्वितीयक बाजार, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राथमिक बाजार पूंजी पूंजी बाजार का वह अंग है जहां पे प्रतिभूतियों का पहली बार विक्रय होता है, अर्थात ये नए निर्गमों, यानी कि नए इशूज से संबंधित बाजार है, जहां कोषों का गतिशीलता सदैव नई प्रतिभूतियों के माध्यम से होता है। मतलब प्राथमिक बाजार क्या है? नई प्रतिभूतियां खरीदने का बाजार है। प्रतिभूति को क्या कहते हैं इंग्लिश में? शेयर्स, है ना? प्रतिभूति मतलब शेयर्स। ठीक है। तो मतलब ऐसा बाजार जहां पे शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गए, या बॉन्ड्स हो गए, है ना, इसको पहली बार मतलब जारी किया जाता है ना? जारी किया जाता है और बेचा जाता है। तो मतलब इसे कैसे एक्सप्लेन करूं मैं इसको? नए इश्यूज, है ना? इश्यूज, इश्यूज का मतलब इशू मार्केट, मतलब इसको ना
न्यू इशू मार्केट कहा जाता है। मतलब ये मैं इसको एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाऊंगी, बट एक तरह से है ना, वो इशू वाला, वो ऑब्जेक्शन वाला इशू नहीं है, है ना। इशू मतलब कुछ अलग इशू है ये। ठीक है। तो चलिए, फिर भी मैं एक बार कोशिश कर रही हूँ, है ना। ये ऐसा बाजार है, प्राथमिक बाजार, जहाँ पे शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गए और बॉन्ड्स जैसे जो होते हैं ना, ये पहली बार जारी होती है और बेची जाती है। इसीलिए इसको न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। यहाँ पे कंपनी पहली बार अपने शेयर्स या डिबेंचर को जारी करके अम, अ, मतलब पैसे वो करती हैं, कलेक्ट करती हैं। ठीक है, पैसे कलेक्ट करती हैं। और निवेशक जो है सीधे कंपनी से शेयर खरीदते हैं, ना कि अ, कोई और व्यक्ति किसी के लिए खरीदता है ना। डायरेक्ट खरीदा जा सकता है शेयर, है ना। इसका मेन पर्पस क्या होता है? कंपनियों को व्यापार विस्तार के लिए पूंजी उपलब्ध कराना। ठीक है। और जैसे कि इसको एक एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है ना। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो नई कंपनी है। ठीक है, न्यू कंपनी है, नई कंपनी है। ठीक है। और वो पहली बार अपने अपने शेयर्स वो सेल आउट करना चाह रही है ना। सेल आउट करना चाह रही है, मतलब बेचना चाह रही है, मतलब अपने शेयर्स जो है वो बेच रही है। तो वो प्राथमिक बाजार में ही अपनी शेयर जारी करेगी, है ना। ये प्राइमरी मार्केट में ही अपनी जो है ना वो शेयर अपना वो बेचेगी, है ना। तो ये जो जब वो बेचेगी ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? आईपीओ लॉन्च करना, है ना। कोई कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी, वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है। ठीक है। तो लोग इससे सीधे कंपनी से अपना शेयर बेच सकते हैं। आईपीओ का क्या मतलब होता है? आईपीओ मतलब मतलब आईपीओ का ये मतलब क्या कहना चाहिए? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है ना, जो जिसमें जो प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर को पब्लिक को बेचती है ना। और अपना जो अपनी लिस्टिंग जो है वो शेयर मार्केट में करती है ना। तो इससे क्या होता है? कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है, वो पब्लिक बन जाती है, और उसको जो कंपनी को जो कैपिटल की जरूरत होती है ना, वो उसको अच्छा एक मौका मिल जाता है पैसे कलेक्ट करने का। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं कहाँ पे? प्राइमरी मार्केट मार्केट में। ये नई कंपनी, नई कंपनी जो है ना वो आईपीओ लॉन्च करती है। ठीक है। तो ये सारी जो है ना वो प्राइमरी मार्केट में ही वो अपने वो जो है ना शेयर्स बेच सकती है। अगला क्या है? द्वितीयक बाजार। द्वितीयक बाजार यानी कि सेकेंडरी मार्केट, वह बाजार जिसके अंतर्गत पुरानी अर्थात पूर्व में जारी की गई प्रतिभूतियों का व्यापार होता है, द्वितीयक बाजार कहलाता है। द्वितीयक बाजार के अंतर्गत पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। द्वितीयक बाजार बहुत महत्वपूर्ण है और सेबी द्वारा विनियमित होते हैं। ये वह स्थान है जहां प्रतिभूतियों की निरंतर खरीद और बिक्री होती रहती है। मतलब शेयरों को, जो शेयर्स हैं उसको दोबारा खरीद फरोख्त करने का बाजार क्या कहलाता है? सेकेंडरी मार्केट यानी कि द्वितीयक बाजार, है ना। जहाँ पहले से जारी किए गए जो शेयर हैं, है ना, और मतलब अन्य प्रकार के शेयर की खरीद बिक्री होती है यहाँ पे। और जो इन्वेस्टर्स है वो कंपनी से नहीं, बल्कि अ, दूसरे इन्वेस्टर्स से अपने शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है। और इसमें जो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर खरीदी और बेची जाती है। इसमें मतलब इन्वेस्टर्स जो है किसी भी समय अपने शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और इसमें जो है ना सेबी, है ना, ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, है ना, इस बाजार को नियंत्रित करता है। और है ना, क्यों करता है नियंत्रण, है ना, क्यों नियंत्रित करता है? क्योंकि इन्वेस्टर्स को सुरक्षित और अ, पारदर्शी लेन देन मिल सके। ठीक। अगला क्या दिया हुआ है? नोट। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली दिख नहीं रहा है, मैं आपको रीड करके बताती हूँ। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? कंपनी द्वारा जो शेयर जारी किए जाते हैं उन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है, परंतु यह तभी संभव हो सकता है जब कंपनी बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाए। कंपनी के सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया द्वितीयक बाजार के अंतर्गत होती है। सूचीबद्ध होने के पश्चात सूचीबद्ध होने का तात्पर्य जिस व्यक्ति को शेयर बेचा जाए वह शेयर को क्रय विक्रय करने के लिए प्राधिकृत यानी कि ऑथोराइज्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कहा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कंपनी जो है जो भी शेयर जारी करेगी, है ना, वो तभी संभव हो पाएगा उसको लिस्टिंग करना जब ये बॉम्बे एक्सचेंज मार्केट और नेशनल स्टॉक मार्केट जो है ये सूचीबद्ध हो, है ना, ये कंपनी काम करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। सूचीबद्ध होने का तात्पर्य जिस व्यक्ति को शेयर बेचा जाए, ठीक है, जिस व्यक्ति को शेयर बेचा जाए, जिस किसी को भी शेयर बेचेगा वो खरीद बिक्री करने के लिए ऑथोराइज्ड होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है अगला है पूंजी बाजार में प्रमुख वित्तीय उपकरण। पूंजी बाजार में वित्तीय उपकरण यानी कि पूंजी बाजार में कई तरह के वित्तीय उपकरण होते हैं, है ना, जो जिनका उपयोग कंपनियां और जो इन्वेस्टर्स हैं, है ना, वो मतलब धन इकट्ठा करने में और निवेश करने के लिए करते हैं, है ना। तो ये जो है ये वही इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो शेयर्स हो गया, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए। तो ये सारी चीजें हैं जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो शेयर्स क्या है? शेयर क्या है? शेयर कंपनी की पूंजी को शेयरों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक शेयर कंपनी के स्वामित्व की एक इकाई को सृजित करता है और बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है ताकि कंपनी के लिए पूंजी जुटाई जा सके। ठीक है, और शेयर धारक कंपनी से प्रतिफल या रिटर्न लाभांश या डिविडेंड्स, है ना, ब्याज नहीं होता है वो, है ना, के रूप में प्राप्त करते हैं। वे शेयरों की बिक्री के समय लाभ हानि या सुख कष्ट भी उठाते हैं। तो जो शेयर्स है ना, किसी कंपनी के पूंजी का ऐसा भाग, मतलब एक प्रकार का भाग होता है। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर खरीदता है ना, तो वो उस कंपनी में अपना खुद, मतलब वो कंपनी में अपना मालिकाना हक उसको मिल जाता है ना। तो जैसे कि इसके अलावा क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि जो शेयर धारक यानी कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं, है ना, उनको अगर कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है, ठीक है, अगर कोई कंपनी है जिसने अच्छा मुनाफा कमाती है, तो वो अपने शेयर धारकों को, इन्वेस्टर्स को, है ना, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है, लाभांश देती है। मतलब वो जो प्रॉफिट इसको मिला होता है ना, जो रिटर्न उसको मिला होता है, तो उससे कुछ शेयर्स, मतलब कुछ लाभांश यानी कि डिविडेंड के रूप में देती है। ठीक है, शेयर बाजार में शेयरों के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस होती रहती है। तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के निर्णयों में भी भाग लेते हैं और, है ना, वार्षिक बैठकों में भी भाग लेते हैं, जैसे कि एजीएम मीटिंग वगैरह होती है ना, एजीएम मीटिंग्स होती हैं, है ना, तो उस पे वोट देने का भी काम करते हैं कौन? शेयर होल्डर्स। तो एक तरह से जो शेयर होल्डर जो है ना वो कंपनी, इसीलिए कहा गया कि ये इन पर ये जो है ना मालिकाना हक होता है। ठीक है, वो कम शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के मालिक होते हैं, ऐसा कहा जाता है। अगला है ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या है? ये कंपनी द्वारा जारी ऋण उपकरण होते हैं जिनके ब्याज की दर निश्चित होती है, जो सामान्यतः असुरक्षित होते हैं। यह मध्यकालिक या दीर्घकालिक हो सकता है और परिपक्वता तिथि पर पूर्ण पुनर्भुगतान योग्य होता है। ये इसका मतलब क्या है कि डिबेंचर्स जो है वो एक ऐसा ऋण उपकरण है ना, जिसके जरिए कंपनी लोगों से कर्ज लेती है ना। जो कंपनी है ये लोगों से कर्ज लेती है और बदले में ब्याज देती है। लोगों से कर्ज लेती है और बदले में
है ना, ब्याज देती है, ब्याज है ना, ब्याज दर निश्चित होती है, ब्याज दर देती है। और इसमें जो इन्वेस्टर्स, इसमें इन्वेस्टर्स को कंपनी में कोई मालिकाना हक नहीं मिलता, बल्कि एक अ, एक निश्चित ब्याज दर पर पैसा मिलना तय होता है। ठीक है, एक निश्चित अ, ब्याज दर पर पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये जो है, ये ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर्स सामान्य प्रकारों में सम्मिलित सम्मिलित हैं। इसमें कुछ चार प्रकार हैं, है ना। ये कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल और इरिडेबल रिडीमेबल, है ना। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कन्वर्टेबल यानी कि परिवर्तनीय, यानी कि जिन्हें शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है। अपरिवर्तनीय ऋण पत्र यानी कि जिनके शेयरों को में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। प्रतिदेय योग्य डिबेंचर्स यानी कि रिडीमेबल, रिडीमेबल इसको रिडीम किया जा सकता है ना। तो जिन्हें परिपक्वता के बाद जारीकर्ता द्वारा छुड़ाया या भुनाया जा सकता है। और इरिडीमेबल यानी कि अप्रतिदेय योग्य ऋण पत्र, है ना, जिन्हें जारीकर्ता द्वारा छुड़ाया या भुनाया नहीं जा सकता। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है ना। आई गेस आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो ये हो गया क्या, डिबेंचर्स। ठीक है, ये चार प्रकार के होते हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। अगला है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बंध पत्र अ, एक ऋण उपकरण है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसके माध्यम से सरकारी एजेंसियां या बड़े निगम एक अस्थिर या फ्लोटिंग या निश्चित या फिक्स्ड ब्याज पर निश्चित अवधि के लिए फंड उधार लेते हैं। सरकार अपनी व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फंड जुटाने के साधन के रूप में बंध पत्र का उपयोग करती है, जो प्रकृति में सामान्यतः पूंजी होती है। बंध पत्र भी ऋण पत्र की तरह ही होते हैं, लेकिन बंध पत्र शब्द का प्रयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब ऐसी सुरक्षा सरकार या नगर पालिका जैसे सरकारी निकायों द्वारा दी जाती है। यद्यपि भारत में बंध पत्र और ऋण पत्र शब्द का प्रयोग प्राय एक दूसरे के लिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर के बॉन्ड्स जो है, बंध पत्र सरकार या कंपनियों द्वारा जारी मतलब जारी किया गया, मतलब जारी होने वाला डेट ऋण उपकरण है ना, डेट इंस्ट्रूमेंट है ना। तो एक तरह का डिबेंचर ही है ना, ऋण पत्र जैसा ही है। लेकिन इसमें आमतौर पर क्या सरकार या बड़ी कंपनियां जारी करती है। सरकार और कंपनियां इसको पूंजी जुटाने के लिए जारी करती है ना। इसकी जो ब्याज की दर तय होती है, जिससे जो इन्वेस्टर्स को एक सुनिश्चित आमदनी मिलती है, और लंबे समय के लिए होती है, 5 साल से 10 साल या 15 साल तक के लिए ये जारी किया जाता है। और इसमें ये बॉन्ड्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ना रिस्क बहुत कम होता है। ठीक है, रिस्क बहुत कम होता है ना। ये क्योंकि ये सरकारी होती है ना, तो सरकार के द्वारा जारी की जाती है। तो है ना, रिस्क बहुत कम होता है, इसलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं जनरली इसी पे ही अ, सुरक्षित निवेश को मानते हैं। ठीक है, तो ये है। और इसमें मतलब एग्जाम्पल से अगर आप इसको कैसे समझ पाएंगे, मान लीजिए जो भारत सरकार है, अगर भारत सरकार है ना 10 साल का बॉन्ड जारी कर रही है ना, और उस पे 7% का वार्षिक ब्याज दे रही है, तो जिसने भी ये बॉन्ड खरीदा है ना, तो वो हर साल 7% का उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और 10 साल के बाद अगर वो पूरा पैसा मतलब 10 साल के बाद जो है ना, वो पूरा पैसा मतलब मेच्योर हो जाने के बाद वो पूरा पैसा मिल जाएगा। तो ये होता है कि आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, ये इस तरह से काम करता है बॉन्ड। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? अपने पॉलिसीज या इकाइयां बेचकर कोष एकत्रित करते हैं और शेयर बाजार में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड एक वित्तीय उपकरण है, इसमें धन का एक कोष या पूल बनाने के लिए कई निवेशकों से धन एकत्र किया जाता है, जिसे फिर पेशेवर प्रबंधकों द्वारा फंड मैनेजर्स इनको बोलते हैं, है ना, द्वारा आय और पूंजी की वृद्धि के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे स्टॉक, सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के बंधपत्र, कॉरपोरेट बंधपत्र इत्यादि में निवेश किया जाता है। तो आई गेस आप लोगों को
सब लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आपने है ना टीवी में कई सारे एड्स आते हैं इसके म्यूचुअल फंड्स के। तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट स्कीम है ना, जिसमें कई इन्वेस्टर्स का पैसा एक फंड में इकट्ठा किया जाता है, और ऐसे इन पैसों को शेयर बाजार में और फिर सरकारी बॉन्ड्स में, जैसे कि जो भी पढ़ा हमने है ना, कंपनियों के बॉन्ड्स में, है ना, ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से काम होता है ये क्या म्यूचुअल फंड। ठीक है। और यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये क्या है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1964 में। इसका मुख्यालय अ, मुंबई में है, और नियामक संस्था जो है वो सेबी है, और ये भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। ठीक है। कौन सा? यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का पहला म्यूचुअल फंड। ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, और इसके अलावा क्या दिया है? म्यूचुअल फंड विभिन्न प्रकार के होते हैं, है ना। ये कई प्रकार के होते हैं। इक्विटी फंड, ऋण या निश्चित आय फंड यानी कि डेट और फिक्स्ड इनकम फंड्स, हाइब्रिड और बैलेंस्ड फंड, मिश्रित या संतुलित फंड, मुद्रा बाजार या अल्पकालिक फंड यानी कि मनी मार्केट और शॉर्ट टर्म फंड्स, और अंतरराष्ट्रीय फंड, इंटरनेशनल फंड्स, और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम यानी कि ईएलएसएस। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा अगर आप समझना चाहें तो, है ना, इक्विटी फंड शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है, और अधिक लाभ कमाने के लिए मतलब अधिक लाभ कमाने के लिए ये यूज में आता है ना, अधिक लाभ देने की क्षमता रखता है ये इक्विटी फंड, और इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है इक्विटी फंड में। ठीक है। और लाइक एसबीआई ब्लू चिप फंड हो गया, या फिर एचडीएफसी इक्विटी फंड हो गया। तो ये सारे इसके एग्जांपल है। और ऋण या निश्चित आय फंड यानी कि डेट और फिक्स्ड इनकम फंड, ये क्या होते हैं? ये फंड सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करते हैं, है ना। कम रिस्क होता है, और स्टेबल रिटर्न होता है ना, अच्छा रिटर्न होता है, ठीक ठाक रिटर्न होता है, अच्छा रिटर्न। हाँ, तो लाइक आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल बॉन्ड वगैरह हो गया, है ना। तो ये इसमें काम आते हैं, है ना। और फिर मिश्रित या संतुलित फंड यानी कि हाइब्रिड और बैलेंस्ड फंड। तो बैलेंस्ड फंड का मतलब क्या होता है? ये फंड्स जो हैं ये शेयर और बॉन्ड दोनों में निवेश करता है, जिससे है ना, ये भी वो होता है, मतलब कम रिस्क वाला होता है, लो रिस्क, है ना। लो रिस्क होता है इसमें भी, और अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। और मुद्रा बाजार या अल्पकालिक फंड यानी कि मनी मार्केट और शॉर्ट टर्म फंड्स, ये क्या होते हैं? ये फंड बहुत कम समय के लिए होता है, लाइक कुछ दिनों से लेकर के 1 साल तक के लिए, है ना, इस पे निवेश कर सकते हैं, है ना, निवेश किया जाता है। और ये फंड्स जो हैं ये भी, है ना, बैंक द्वारा यानी कि बैंक में, या फिर सरकारी ट्रेजरी बिल्स वगैरह में, है ना, टीबी जिसको कहते हैं, ट्रेजरी बिल्स, और और सुरक्षित साधनों में कुछ जो जहाँ पे सुरक्षित बॉन्ड्स वगैरह जैसे कि सुरक्षित है ना, तो ऐसे जगह पे ये निवेश किया जाता है। ठीक है। और इक्विटी सॉरी अंतरराष्ट्रीय फंड यानी कि इंटरनेशनल फंड्स, है ना, ये विदेशी शेयर बाजार है। ठीक है। और फिर है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स यानी कि ईएलएसएस। ठीक है। ये टैक्स, ये हाँ, ये शायद में भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे। ये है ये टैक्स सेविंग, है ना, ये टैक्स सेविंग फंड है ये ईएलएसएस। ठीक है, टैक्स सेविंग फंड है ना, जिसमें निवेश करने से, है ना, ये आप लोगों ने पता नहीं, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, है ना, धारा आर्टिकल 80C, है ना, आर्टिकल 80C, है ना, इसके तहत टैक्स की छूट मिल जाती है जनरली। जो जो लोग इंश्योरेंस करते हैं ना, लोन वगैरह, तो वो सारी चीजें अब 80C के बारे में उन लोगों को पता होता है। ठीक है। तो ये जो है ना, ये टैक्स सेविंग फंड होता है ना। और आर्टिकल बोला क्या मैंने? मतलब जो, पता नहीं शायद गड़बड़ होगी, है ना। तो धारा है ना 80C के तहत इस पे टैक्स की छूट मिलती है। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है। अब क्या है अगला? म्यूचुअल फंड के
फायदे, लाभ। एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का प्रबंधन पेशेवर लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें कम लागत जुड़ी होती है और यहाँ तक कि छोटे निवेश भी किए जा सकते हैं। ये विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करता है, जो निवेश से जुड़े जोखिम को कम करता है ना, कम करता है। और म्यूचुअल फंड की बहुत सी किस्में उपलब्ध होती हैं जिसमें जिन्हें निवेशक की जरूरत और आवश्यकताओं के अनुसार चुना जा सकता है। तरलता यानी कि लिक्विडिटी उच्च होती है क्योंकि म्यूचुअल फंड को सुगमता से बेचा जा सकता है। यानी कि म्यूचुअल फंड्स को फंड मैनेजर्स यानी कि प्रबंधन पेशेवर जो होते हैं ना, ये फंड मैनेजर्स का एक्चुअल में काम क्या होता है ना, इनको काफी अच्छा नॉलेज होता है, ये एक्सपर्टीज होते हैं, है ना, हर चीज में। जो फंड मैनेजर्स होते हैं, है ना, फंड फंड मैनेजर, यहाँ शॉर्ट शॉर्ट में लिख देती हूँ। ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये एक्सपर्टीज होते हैं, ठीक है। किसमें, मतलब इन्वेस्टमेंट में। तो वो उनको पता होता है कि किस फंड्स में अच्छा प्रॉफिट आने वाला है या फिर आएगा, या फिर सामने वाला जो मतलब कस्टमर्स के अकॉर्डिंग अ, मतलब कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, मतलब वो कस्टमर्स अगर रिस्क लेना चाह रहा है, नहीं लेना चाह रहा है, वो कस्टमर्स पे डिपेंड करता है ना कि वो किस तरह का फंड्स खरीदना चाह रहे हैं। तो वो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग ये फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड को जो है ना, ये फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं, है ना, अनुभवी यानी कि एक्सपर्टीज, है ना, जो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट एक्सपर्ट है ना, उनके द्वारा संचालित किया जाता है। और है ना, इससे क्या होता है कि सही जगह पे इन्वेस्टमेंट हो पाती है, ठीक है। तो और इसके अलावा है कि जो छोटे निवेशक हैं, है ना, उनको अच्छा लाभ मिल पाता है इससे, कि कम पैसे में भी निवेश किया जा सकता है, जैसे कि 100 रुपए से लेकर के भी जितना बड़ा चाहे तो, है ना। और डाइवर्सिफिकेशन यानी कि जोखिम में कमी, है ना, यानी कि म्यूचुअल फंड कई शेयरों में और फिर बॉन्ड्स में निवेश करता है, जिससे क्या जोखिम कम होती है, रिस्क कम होता है ना। निवेशक जो है अपनी जरूरत और जोखिम के अनुसार सही फंड चुन सकते हैं, है ना। और लिक्विडिटी में, मतलब जब जरूरत हो तब म्यूचुअल फंड को आसानी से बेचा जा सकता है और पैसा निकाला जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सब कुछ है जो म्यूचुअल फंड के लाभ हैं, ठीक है। और अगला क्या है, व्युत्पन्न यानी कि डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है भविष्य की कीमतों पर आधारित इन्वेस्टमेंट, है ना, कि भविष्य में किन कीमतों पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, किया जा सकता है, मतलब वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि जो डेरिवेटिव्स है, ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका मूल्य किसी किसी अन्य परिसंपत्ति, लाइक शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, सोना हो गया, इस पर निर्भर करता है, ठीक है। ये भविष्य में जो कीमत के जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, उस पर आधारित होता है। जैसे कि सोने का भाव है ना, उतार चढ़ाव वाला होता है। शेयर भी है ना, अप्स एंड डाउन, इस पे भी इसके जो प्राइजेस हैं ये भी कई बार ऊपर नीचे होता है, हर बार ऊपर नीचे होते हैं। तो इसी पर ये आधारित होता है, क्या, डेरिवेटिव्स। तो ये मुख्य रूप से, है ना, रिस्क मैनेजमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, और जो सेबी है ना, वो इस व्यापार को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो ये कहा गया है, व्युत्पन्न एक वित्तीय उपकरण है जिसका मूल्य एक या अधिक मूलभूत यानी कि अंडरलाइंग परिसंपत्तियों यानी कि परिसंपत्तियों या प्रतिभूतियों से प्राप्त किया जाता है। मूलभूत परिसंपत्तियों में शेयर, बंधपत्र, सूचकांक या इंडेक्स, या मुद्रा, या सोना, चांदी, चीनी, कॉफी इत्यादि ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं। तो ये जो है, यह वित्तीय जोखिम से बचाता है और एक स्थापित जोखिम प्रबंधन क्रियाविधि है। सेबी भारत में व्युत्पन्न बाजार को विनियमित करता है, ठीक है। तो ये वही चीजें हैं जो मैंने अभी बताया आपको, है ना। ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए उपयोग में आता है, यानी कि जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। और भविष्य में है ना, कीमत के उतार चढ़ाव पर ये आधारित होता है। और सेबी जो है इसके व्यापार को, व्युत्पन्न बाजार को नियंत्रित करने का काम करती है ना। तो ये एग्जाम्पल में आप क्या से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक किसान है, ठीक है। कोई किसान
6 महीने बाद, है ना, अगर कोई किसान है वो 6 महीने बाद गेहूं बेचना चाहता है और उसे डर है कि कीमत गिर सकती है, ठीक है, कीमत जो है उसकी गिर सकती है, तो वो क्या करेगा, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकता है। ये जो किसान होगा ना, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खरीद सकता है, जिससे उसकी गेहूं की कीमत जो है ना पहले से तय हो जाएगी, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब फ्यूचर में होने वाले जो नुकसान है उससे बचने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकता है और फिर आ, उसके जो गेहूं की कीमत होगी है ना वो पहले से तय हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या काम करता है, व्युत्पन्न काम करता है। अगला देखते हैं। अगला है डेरिवेटिव्स के प्रकार, है ना। ये तो डेरिवेटिव्स के 4 प्रकार है ना। एक वायदा यानी कि फॉरवर्ड्स, आगामी यानी कि फ्यूचर्स, विकल्प यानी कि ऑप्शंस, और विनिमय यानी कि स्वैप्स। तो ये वायदा यानी कि फॉरवर्ड्स क्या है, फॉरवर्ड्स क्या है, फॉरवर्ड्स है भविष्य में निश्चित कीमत पर, है ना, खरीद फरोख्त का एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो यदि दो पक्षों के बीच में व्यक्तिगत कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना, जिसमें वो किसी भी कोई भी परिसंपत्ति जैसे कि गेहूं, चांदी, सोना, है ना, ये इसको भविष्य में एक निश्चित तारीख पर पहले से है ना, भविष्य के लिए मतलब एक निश्चित तारीख पर पहले से तय कीमत पर खरीदने या बेचने की के लिए सहमत होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये वायदा हो गया फॉरवर्ड में। तुम भाई वादा करो कि हम दो लोग हैं तो तुम वादा करो, नहीं तोड़ोगे तुम मेरा साथ, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये काम करता है, ठीक है। तो पहले से एक तारीख तय हो जाती है कि इस कीमत पर तुमको ये खरीदना है और ये बेचना है, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। और फिर हो गया अ, आगामी यानी कि फ्यूचर्स। ये भी मतलब ये जो है ना वायदा यानी कि फॉरवर्ड्स का ही एक डेवलप्ड यानी कि विकसित रूप है एक तरह से, है ना। लेकिन इसका जो उपयोग है ये स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है, इसका उपयोग जो है ना ये स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है ना, स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है ना, ट्रेड ट्रेड के लिए किया जाता है ना। और सेबी जैसे जो संस्थाएं हैं ना इसको नियंत्रित करती हैं, ठीक है। तो ये जो है समझौते की इसमें जो समझौते की जो शर्तें हैं वो मानक होती हैं, है ना, कि स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो समय सीमा आदि तय करती हैं, ठीक है। इसमें जोखिम कम होता है और मुनाफा कमाने के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। तो इसका बड़ा रूप है क्या, मतलब फॉरवर्ड्स का बड़ा रूप है फ्यूचर्स, ठीक है। और इसके बाद क्या है, विकल्प्स, विकल्प यानी कि ऑप्शंस। इनमें खरीदने के लिए या बेचने का इसमें अधिकार होता है, लेकिन इसमें मतलब बाध्यता नहीं होती, ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इन्वेस्टर्स को एक निश्चित तिथि पर या उससे पहले किसी भी परिसंपत्ति को एक निश्चित अमाउंट पर खरीदने के लिए या बेचने का अधिकार होता है ना। लेकिन इसमें ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं, ठीक है, बाध्यता नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे होती हैं, ऑप्शंस में, ठीक है। और इसके बाद क्या आ गया अपना विनिमय यानी कि स्वैप्स। स्वैप्स क्या है, ये भी ये ना ये मतलब स्वैप्स का मतलब होता है अ, ब्याज दर या मुद्रा का आदान प्रदान, है ना, ब्याज दर या मुद्रा का आदान प्रदान। ये दो पक्षों के बीच भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। दो पक्ष होते हैं, दो पक्षों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें भविष्य में कैश फ्लो को आपस में बदलने के लिए वो सहमत होते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से ब्याज दर हो गया और करेंसी के उतार चढ़ाव से बचने के लिए किया जाता है ना। तो लेकिन ओटीसी मार्केट आपने पता नहीं सुना है होगा, यानी ओवर द काउंटर, है ना, ओवर द काउंटर मार्केट होता है ना, उस पे ये ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ये ना बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। मैं बैंक में काम करती थी इसलिए मुझे ये सारे टर्म्स मालूम है ना। तो आई गेस आप लोगों और मेरे ख्याल से एडीओ के
मेरे मतलब एडीओ के पर्पज से ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बैंकिंग सेक्टर के मतलब बैंकिंग सेक्टर में ये सारी चीजें काम आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी मैं जब आ, बैंक की जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी ना, तब ये सारी चीजें मैंने हम लोगों को पढ़ाई गई थी, और फिर ऑब्वियसली ये सब बैंक में यूज होता है। ठीक है, तो ये बैंकिंग टर्म्स हैं ये सारे। चलिए फिर भी कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला है बेस ईयर। ठीक है, ये क्या है? एक मिनट। चलिए, ये वाला स्लाइड स्किप हो गया था, इसको बाद में ऐड किया है मैंने, तो इससे ज्यादा ये जूम नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे आई गेस आप लोगों को दिख रहा होगा। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कहा गया है ना, स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मंच है जहां खरीदार और विक्रेता बंध पत्र, डेरिवेटिव्स आदि जैसे प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त या कारोबार करते हैं। ये कारोबार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा किया जाता है। की कीमत प्रतिभूति के मांग और आपूर्ति द्वारा प्रभावित होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, या फिर डेरिवेटिव्स, और या फिर और अन्य प्रकार की वित्तीय साधनों की खरीद बिक्री होती है। ठीक है, और ये एक प्रकार का आयोजित बाजार होता है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है जहां इन्वेस्टर्स और व्यापारी जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है? जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को आम जनता के लिए बेचती है ना, तो वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज में कीमतें जो है वो मांग और अ, आपूर्ति के आधार पर तय होती है। ठीक है, कि कीमत जो है वो मांग और आपूर्ति पर प्रभावित होती है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कहा गया है, भारत अब T+2 ट्रेडिंग +2 डेज भुगतान या समाधान चक्र यानी कि सेटलमेंट साइकिल का अनुपालन करता है। और वर्तमान में भारत में दो प्रकार का स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भारत में जो शेयरों की खरीद बिक्री का जो T+2 सेटलमेंट लागू है ना। T+2 यानी कि ट्रेडिंग +2 डेज, है ना, यानी कि सौदा जो है वो पूरा होने के 2 दिन बाद शेयर या फिर पैसा जो है वो खातों में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, 2 दिन के बाद। ठीक है, और यहाँ पे भारत में दो प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज हैं, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, यहाँ पे वही चीजें दी हुई है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना, ये क्या है? ये कब इसकी स्थापना, मतलब ये जो है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये भारत का सबसे पुराना और एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1875 को। इसका मुख्यालय दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। इसका सूचकांक यानी कि इंडेक्स जो है, सेंसेक्स 1986 में शुरू हुआ, जो है ना 1986, हाँ 1986 में की गई थी। ठीक है, और ये जो है ना, वो 30 प्रमुख कंपनियों को के प्रदर्शन को दर्शाता है। ठीक है, ये जो सेंसेक्स और ये जो भारत सरकार के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है ना, हुआ है 1956 में। ठीक है, सरकार द्वारा शेयर बाजार के रूप में मान्यता दी गई 1956 में। बेस ईयर 1978-79 में, है ना, यानी कि सेंसेक्स की गणना इस आधार वर्ष के से की जाती है। ठीक है, और फिर पूर्व नाम इसका पहले का नाम क्या था? नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, है ना, एसोसिएशन। ठीक है, इसका पहले का नाम था। और ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें 30 ब्लू चिप कंपनियों की सूची को समय समय पर संशोधित
किया जाता है। तो वही चीजें हैं है ना, कि ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और 30 ब्लू चिप कंपनियों को इस पे समय समय पर इसको वो किया जाता है, मतलब संशोधित किया जाता है। मतलब इस कंपनी में लगभग 5,000 से ज्यादा है ना कंपनियों के शेयरों की लिस्टिंग के लिए जाना जाता है। फिर अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, रिसेंटली अभी जो स्टॉक एक्सचेंज चल रहे हैं रिसेंट में, तो यही चल रहा है, एनएसई। ठीक है, ये फिरवानी समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका जो कार्यशील कब से हुआ था, ये तो 1994 से शुरू हुआ था। इसका मुख्यालय वर्ली मुंबई में है ना। और सूचकांक जो इसका इंडेक्स है ये निफ्टी है। ठीक है, 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। ये टॉप 50 कंपनीज, 50 टॉप कंपनीज है ना के प्रदर्शन को ये दर्शाता है, टॉप 50। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, अगला है एनएससी का, अगला है एनएससी का बेस ईयर। इसका बेस ईयर क्या है? 1995। ठीक है, बेस ईयर इसका जो है ये 1995 है। प्रवर्तक यानी कि आईडीबीआई, आईडीबीआई जो इसके प्रवर्तक, मतलब ये जो शुरुआत हुआ था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। और प्रवर्तक यानी कि आईडीबीआई ने, इसका मतलब ये है कि जब अ, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जब आया था, है ना, तो आईडीबीआई इसकी प्रवर्तक के रूप में, मतलब एनएस जो आईडीबीआई ने एनएसई की स्थापना के लिए सहयोग दिया था। मतलब ये जब कंपनी आई थी ना, तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत होती है ना, तो शुरुआत में मदद किसने की थी? तो आईडीबीआई ने की थी। ठीक है, तो ये भारत का पहला डीमैटेरियलाइज्ड यानी कि नॉन पेपर स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसका क्या मतलब है कि जो एनएसई है ये भारत का पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जहां जहां पे शेयरों को अम, खरीद बिक्री, शेयरों की जो खरीद बिक्री है वो डिजिटल रूप में हुआ, है ना, डिजिटल रूप में हुआ। ठीक है, तो खरीद बिक्री जो है ये डिजिटल रूप में हुआ, यानी कि पहले जो था ये जो है, मतलब एक पेपर के थ्रू हुआ हुआ करता था ना, मतलब कागजी प्रमाण पत्र की जरूरत होती थी, है ना। लेकिन अब जो है ये डिजिटल हो गया है, तो ये पेपर शेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, पेपर शेयर जो है ना इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये जो है ये इसीलिए ये क्या नॉन पेपर स्टॉक एक्सचेंज है, डीमैटेरियलाइज्ड। ठीक है, और इसके बाद क्या कहा गया है? कारोबार की मात्रा यानी कि ट्रेडिंग वॉल्यूम, ये ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के मामले में एनएसई देश का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। मतलब ये है कि एनएसई का पर जो सबसे ज्यादा शेयरों की खरीद बिक्री होती है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यापार होता है। जैसे कि कोई बाजार जो है ना, कोई भी मार्केट जो है वो सबसे ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करता है ना, मार्केट है। तो वैसे ही जो एनएसई है सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग के लिए आकर्षित करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा गया है? एनएसई सभी प्रकार की प्रतिभूतियों, इक्विटी और ऋण, कॉर्पोरेट, सरकार और डेरिवेटिव्स के लिए एक कारोबार मंच प्रदान करता है। मतलब एनएसई जो है ये सिर्फ शेयर्स यानी कि इक्विटी ही नहीं, बल्कि बॉन्ड्स हो गए, है ना, बॉन्ड्स हो गए, सरकारी बॉन्ड्स हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए, जो भी हमने फ्यूचर और ऑप्शंस जैसी जो चीजें पढ़ी थी ना, है ना, ऐसी चीजों की ट्रेडिंग के लिए सुविधा देता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप एग्जाम्पल में आप कैसे समझ सकते हैं, किसी की मान लीजिए कोई मॉल है ना, है ना, कोई कोई मॉल है ना, तो वहां पे आप जाते हैं तो क्या आपको कपड़े, जूते या फिर कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान सब कुछ वहां पे मिलता है ना। तो वैसे ही जो एनएसई है ना, तो वहां पे कई प्रकार की वित्तीय संपत्तियां खरीदी और बेची जा सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि इसमें 50 कंपनियां लिस्टेड है। 50 कंपनियां लिस्टेड है का मतलब जो एनएसई है
है ना, ये एक एक तरह का विशेष इंडेक्स है, सूचकांक है ना, एक तरह का निफ्टी 50, सुना होगा आपने, निफ्टी 50, है ना, इसके बारे में सुना होगा आपने, है ना। तो निफ्टी 50 में क्या 50 कंपनियां लिस्टेड हैं, है ना, जो भारत के शेयर बाजार का एक, है ना, इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है ना। मतलब यहाँ पे जो मतलब देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम वाला एक्सचेंज है ना, ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ठीक। अगला देखते हैं। वर्तमान में भारत में 23 स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में 23 स्टॉक एक्सचेंज है। तो स्टॉक मार्केट से संबंधित महत्वपूर्ण पद, है ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, ये, हाँ, अच्छा ये छूट गया, ठीक है, ये छूट गया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज, ओवर द काउंटर ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये क्या है, OTCEI, है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में, इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। और ये इसका उद्देश्य क्या है, कम लागत पर नई परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाना, निवेशकों को पारदर्शी एवं कुशल तरीके से ट्रेडिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो इसका क्या मतलब है कि कम खर्च में भी, है ना, नए कंपनियों को पैसा जुटाने का मौका देना और निवेशकों को आसान और पारदर्शी तरीके से ट्रेडिंग करने की सुविधा देना, इसका क्या है उद्देश्य, है ना। जैसे कि कोई नई दुकान खोलना चाहता है ना, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो आसानी से वो लोन उसको मिल जाएगा, जैसे वैसे ही, है ना, ये जो मिल जाता है ना, आसानी से जैसे लोन मिल जाता है ना, वैसे ही जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज जो है ना, ये नई कंपनियों को फंड जुटाने में मदद करता है। ये जो ओवर द काउंटर एक्सचेंज जो है ना, ये है ना, कंपनियों को फंड जुटाने में मदद करता है, ठीक है। और सूचीबद्ध कंपनियां, इनमें उन कंपनियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनकी पूंजी का स्तर 30 लाख से 25 करोड़ रुपए तक होती है। तो, है ना, इसमें वो कंपनियां लिस्टेड हैं जिनकी पूंजी 30 लाख से 25 करोड़ के बीच होती हैं। जैसे किसी खास बाजार में सिर्फ छोटे और मध्यम स्तर की दुकानें खोली जा सकती हैं, है ना। तो वैसे ही अ, उसी तरह मतलब यहाँ पे सिर्फ छोटी और मध्यम कंपनियां ही लिस्टेड हो सकती हैं, ठीक है। और विशेष में क्या कहा गया है कि ये भारत का प्रथम ऑनलाइन व्यापार सुविधा संपन्न कंप्यूटरीकृत एक्सचेंज है। मतलब इसका जो, हाँ, और इसकी अवधारणा USA के स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक के आधार पर रखी गई है। मतलब ये जो है, ये ऑनलाइन में व्यापार सुविधा का वाला जो है कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज है, भारत का पहला, ठीक है। और इसकी अवधारणा जो है, इसका ये जो मॉडल है, वो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक से प्रेरित हुआ है, ठीक है। तो ये जो नैस्डैक क्या है ना, नैस्डैक भी ना एक अमेरिका का एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि हमारे यहाँ पे NSE है ना, उसी तरह से अमेरिका में नैस्डैक है, ठीक है। तो ये जो है ना नैस्डैक, ये दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट था, मतलब है, ठीक है। मतलब ये जो नैस्डैक है, ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जिसमें कंपनियों के जो शेयर्स की जो खरीद बिक्री होती है ना, पूरी तरह से कंप्यूटर पर डिपेंडेंट है, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ही होता है। यहाँ पे कोई भी फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर नहीं है ना। मतलब फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर का मतलब यहाँ पे कोई इस तरह का कोई ऑफिस ही नहीं है ना। मतलब एक तरह का फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर नहीं है। और ये, है ना, यहाँ पे लाइक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक एक्सचेंज होता है ऑनलाइन, और ये ऑटोमेटेड तरीके से होती है ना, यहाँ पे बिना किसी ब्रोकर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्ट खरीद बिक्री कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई वो नहीं है, ब्रोकर या एजेंट्स जो होते हैं ना। तो ये जो है नास्डैक, है ना, पहला स्टॉक एक्सचेंज ऐसा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज। मतलब इसमें जो है ना, ये नास्डैक में आप अ, मेरे ख्याल से टॉप
नहीं, ख्याल नहीं, मेरे ख्याल से टॉप 100 कंपनियां कंपनीज जो है ना, टॉप 100 कंपनीज इसमें लिस्टेड है। ठीक है, जैसे कि वो एप्पल हो गया, है ना, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, फिर गूगल हो गया, है ना, गूगल, गूगल का आपने वो अल्फाबेट सुना होगा शायद। ठीक है, अल्फाबेट, है ना, और फेसबुक, मेटा, है ना, टेस्ला, है ना, ये सब की सबसे बड़ी जो अ, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजीज कंपनीज जो है ना, ये इसमें नास्डैक में लिस्टेड है। ठीक है, तो वो अच्छा है शेयर, मतलब ये कहना चाहिए। ठीक है, तो ये वर्तमान में, है ना, भारत में ये जो है 23 स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, अगला देखते हैं, चलिए अगला क्या है। स्टॉक मार्केट से संबंधित महत्वपूर्ण पद, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। ब्लू चिप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनियां ऐसी होती हैं जो निरंतर लाभ अर्जित करती हैं और उनमें आगे भी लाभ अर्जित करने की संभावना होती है। ब्लू चिप कंपनियों के शेयर को ब्लू चिप शेयर कहते हैं और इन शेयरों सॉरी इन कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बहुत अधिक और स्थिर होता है। मतलब ब्लू चिप कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो लगातार मुनाफा कमाती हैं और वित्तीय रूप से बहुत मजबूत होती हैं। इन कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं वो ब्लू चिप शेयर्स कहे जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल में आप टीसीएस ले लीजिए, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, है ना, आपने सुना होगा, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक, है ना, इन कंपनियों की, है ना, ब्लू चिप कंपनियां हैं। ये जो इस तरह की जो कंपनियां हैं, ये ब्लू चिप कंपनियां होती हैं। ठीक है, तो मतलब इनकी जो वैल्यू है ये स्ट्रांग होती है और काफी स्टेबल होती है। ठीक है, और तेजड़िया अर्थात बुल्स, तो बुल्स, ये भी मैंने वो जो एक अभिषेक बच्चन की भी एक पिक्चर आई थी, पता नहीं कोई सी, तो उसमें भी है ना, इसी तरह का है ये। ठीक है, तेजड़िया मतलब तेज। ठीक है, तेजड़िया यानी कि तेज, बुल्स जो है वो तेजी से भागता है ना, तो इससे आप समझ सकते हैं। जब किसी शेयर धारक यानी कि शेयर होल्डर्स व्यक्ति को शेयर की कीमत बढ़ने की स्थिति में लगता है, शेयर की कीमत बढ़ने की स्थिति में लगता है, उसे तेजड़िया कहते हैं। मतलब अ, तेजड़िया जो है ये, जब शेयर बाजार में तेजी आती है ना, और शेयर्स की जो कीमतें हैं वो बढ़ती हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? बुल मार्केट कहते हैं। ठीक है, और उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं शेयर खरीदने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं, उत्साहित होते हैं, है ना, और उनको भविष्य में शेयर्स की मतलब आय जो है ना वो बढ़त की उम्मीद होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है क्या, बुल्स। और मंदड़िया मतलब बेयर मतलब धीमा धीमा गति, है ना। तो जब किसी शेयर धारक व्यक्ति शेयर की कीमत गिरने की आशा करता है, तो उसे मंदड़िया कहते हैं। तो जब शेयर मार्केट में गिरावट आती है और शेयर्स की कीमतें लगातार कम होती हैं, तो उसको बेयर मार्केट कहते हैं। ठीक है, इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जनरली बाजार के और गिरने का वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, बेयर मार्केट। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? जॉबर्स। जूम आउट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला है जॉबर्स। जॉबर्स क्या होते हैं? कम लाभ के लिए शेयर की खरीद बिक्री करने वाले। मतलब जो जॉबर्स वो लोग होते हैं जो शेयर्स की खरीद बिक्री करके कम समय में मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, है ना, कि ये जो ट्रेडर्स होते हैं, है ना, शेयरों को खरीद करके जल्दी बेच देते हैं और बाजार के जो छोटे उतार चढ़ाव है ना उससे फायदा उठाते हैं। कौन? जॉबर्स। ठीक है, और फिर है डीमैट, डीमैट अकाउंट। ठीक, डीमेटलाइज्ड या फिर इसी को कहते हैं क्या, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट बैंक एक प्रकार का बैंक खाता होता है जिसमें रुपयों के स्थान पर प्रतिभूतियों यानी कि शेयर या बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखा जाता है। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है तो उसे अनिवार्य रूप से डीमैट खाता खुलवाना पड़ता है। तो डीमैट अकाउंट एक तरह का बैंक अकाउंट होता है ना, लेकिन इसमें शेयर्स होते हैं। ठीक है, मतलब शेयर और डिजिटल बॉन्ड के रूप में इसको सुरक्षित रखा जाता है। और इस शेयर बाजार में जो इन्वेस्ट करने वाले के लिए, है ना, सेबी के जो नियम के अनुसार डीमैट अकाउंट जो है ना वो खोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। तो
जैसे कि डीमैट अकाउंट है ना, आपने कई सारे नाम सुने होंगे। जीरोधा का नाम सुना होगा, आपने ग्रो का नाम सुना होगा, टीवी में एड्स आते हैं इसके, है ना। अप स्टॉक्स, है ना, अप स्टॉक्स के नाम सुने होंगे आपने। तो ये सारे जो है वो डीमैट अकाउंट होते हैं, है ना। ये ऐसे जो कंपनियां हैं ये डीमैट अकाउंट खुलवाने में सुविधा देती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। और फिर क्या है बिग बुल। बिग बुल क्या है? ऐसे ब्रोकर या दलाल जो राष्ट्रीय स्तर के तेजड़िया का नेतृत्व करते हैं उन्हें बिग बुल कहते हैं। इसके लिए ब्लू चिप कंपनियां काम करती हैं, उदाहरण के लिए रिलायंस कंपनी आदि। तो ये जो है बिग बुल्स, ये बड़े निवेशक और दलाल, है ना, एजेंट्स, जो शेयर बाजार में तेजी लाते हैं और इन्वेस्टर्स को काफी प्रभावित करते हैं, है ना। और उन्हीं को क्या कहा जाता है? बिग बुल कहा जाता है। और ये लोग जो है ना बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं और जो मार्केट है ना, उसको ऊपर ले जाते हैं। आपने एग्जाम्पल, आपने ना शायद सुना होगा ये राकेश राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला, ये इनकी रिसेंटली मेरे ख्याल से 2022 में शायद इनकी मृत्यु हुई है ना। तो ये राकेश झुनझुनवाला थे ना, इनको ही बिग बुल ऑफ इंडिया कहा जाता था। ये काफी न्यूज में थे एक टाइम पे। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से 1985 के आसपास शायद इनका बहुत वो था, मतलब बहुत नाम था शायद, मतलब 1985 के आसपास ही शायद। राकेश झुनझुनवाला, ये इनके भी रिसेंटली 2022 में इनकी डेथ हुई है ना। तो इन्हीं को क्या कहा जाता था? बिग बुल ऑफ इंडिया। तो ये यही थे जो भाई साहब, है ना, बिग बुल कहे जाते थे। ठीक है, तो ये जो रिलायंस हो गया, टाटा, एचडीएफसी, ये सारी जो है ना ये बिग बुल्स की पसंद होती है। ठीक है, और ये है क्या? गिल्ट एज्ड बाजार। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित ऐसा बाजार जहां सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। इस बाजार को सबसे सुरक्षित बाजार माना जाता है। इस बाजार में जोखिम कम होता है, जिस कारण निवेशकों की पूंजी सुरक्षित रहती है। गिल्ट एज्ड मार्केट मतलब ये एक तरह का सुरक्षित बाजार है ना, एक तरह का सुरक्षित बाजार है जहां पे सरकार और आरबीआई की बॉन्ड्स हो गए और बॉन्ड्स और शेयर्स, है ना, ये खरीदी बेची जाती है। और यहाँ पे बहुत कम जोखिम होता है, बहुत कम रिस्क होता है ना। इसलिए क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि सरकार जो है ना इसकी गारंटी लेती है। ठीक है, तो भारत सरकार का सोने पर आधारित बॉन्ड, है ना, जो बाजार, इसी बाजार के अंतर्गत अंतर्गत आता है। आपने सुना होगा नाम किसका? सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, ने इसका नाम सुना होगा शायद आपने, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। तो ये सब जो है ना ये सोने पर आधारित बॉन्ड्स हैं, है ना। तो ये जो है भारत सरकार ऐसे बॉन्ड्स रिलीज करती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है, इस पे क्या रिस्क कम होता है। ठीक है, और आरबीआई, है ना, ये ट्रेजरी बिल्स, है ना, ये आरबीआई जो है ना, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाने वाला ट्रेजरी बिल और सरकारी बॉन्ड्स, बहुत सारे बॉन्ड्स हैं जो इस बाजार के अंतर्गत आते हैं। क्या? गिल्ट एज मार्केट, गिल्ट एज्ड बाजार। फिर क्या है? बुल स्टॉक। बुल स्टॉक क्या है? जिस शेयर का मूल्य बढ़े, बुल स्टॉक मतलब ऐसे शेयर जिनका मूल्य लगातार बढ़ता रहे, उन्हें उनको क्या कहते हैं? बुल स्टॉक कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या है? बेयर स्टॉक, यानी कि जिसका मूल्य घटता रहे, मतलब जिसका मूल्य लगातार गिरता रहता है उसको बेयर स्टॉक कहते हैं। बोनस शेयर क्या होता है? पुराने शेयर धारकों को मुफ्त में शेयर देना। मतलब कंपनियां अपने जो पुराने निवेशकों को फ्री में एक्स्ट्रा शेयर्स देती है, अतिरिक्त शेयर देती है, उन्हें बोनस शेयर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? वो मतलब आपने वो भी ये इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में भी अगर आपने वो सीरीज देखी होगी ना, 1992 स्कैम वाला, है ना, तो उसमें भी ये इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? जब कोई कंपनी के सीक्रेट्स को, है ना, जानकारी को इस्तेमाल करके या शेयर खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग के होता है। ये इलीगल होता है और सेबी इस पर पे, है ना, कार्यवाही कर सकती है। शेयर को गलत ढंग से क्रय विक्रय करना इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। ठीक है,
अगला क्या है? शेयर घोटाले की जांच हेतु समिति, जानकी रमन समिति। तो ये जानकी रमन समिति क्या है? मतलब जब कोई बड़ा घोटाला होता है ना, तो सरकार इसकी जांच के लिए एक विशेष समिति बनाती है। तो इसमें से जो है ना, जानकी रमन समिति, ये इसका गठन कब हुआ था? 2002 में। ठीक है, 2002 में इसका गठन किया गया था शेयर घोटाले की जांच के लिए। ठीक है, और इसमें दंड का कितना प्रावधान है? अगर अगर कोई दोषी पाया जाता है तो इसमें 25 करोड़ रुपए का, 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है, अगर आप पहले चलिए इसको देख लेते हैं। विश्व में प्रमुख शेयर बाजार, है ना? शेयर बाजार यहाँ पे दिए हुए हैं और संबंधित देश दिए हुए हैं। तो डॉव जोन्स, है ना, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में है, अमेरिका यूएसए। नेस्डैक यूएसए की कंपनी है, और वो है, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। ठीक है, और निक्की जापान की है, ओस्लो नॉर्वे, शंघाई चीन, लंदन स्टॉक एक्सचेंज लंदन ब्रिटेन की है, और हैंगसेंग हांगकांग की है, बर्लिन की जर्मनी है, वार्सा पोलैंड की है, टोरंटो कनाडा की है, और वियना ऑस्ट्रिया की है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी की, और शेनजेन चीन की है, और ढाका बांग्लादेश। ठीक है, तो ये सारी जो है, ये विश्व की प्रमुख शेयर बाजार है। ठीक, तो ये जो नैस्डैक सबसे, है ना, ये नैस्डैक, सॉरी, नैस्डैक को याद रखिएगा, और निक्की को भी याद रखिएगा, है ना। इसमें निक्की जो टोक्यो निक्की टोक्यो जो जापान की कंपनी शेयर मार्केट है ना, ये यहाँ पे निक्की में, वहाँ वो है, क्या नाम, ये टोयोटा और सोनी, है ना, टोयोटा टोयोटा और सोनी जैसी कंपनियां यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक, चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं, भारतीय पूंजी बाजार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो वही जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, वही यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। वर्ष 1956 में बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहला भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बना, जिसे स्थायी मान्यता प्राप्त हुई। 1964 में यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि यूटीआई यानी कि म्यूचुअल फंड, सबसे पहला म्यूचुअल फंड, भारत का पहला म्यूचुअल फंड था ये। ठीक है, 1964 में। और अप्रैल 1988 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये बाजार शेयर बाजार को नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है, और 1994 में यूटीआई को प्रथम निजी क्षेत्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, 1994 1994 में यूटीआई को, अच्छा ओके, ठीक ठीक ठीक, है ना, यूटीआई को यानी कि यूनिट यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को प्रथम निजी क्षेत्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया 1994 में। ठीक है, फिर 1996 में निफ्टी का जन्म हुआ, यानी कि निफ्टी की शुरुआत हुई। ठीक है, और नेशनल स्टॉक, मतलब ये जो है निफ्टी जो है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स है। और फिर है अगस्त 1996 में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड की स्थापना हुई, यानी कि एनएसडीएल की स्थापना हुई, डीमैट अकाउंट। ठीक है, डीमैट, यहाँ पे ये होगा, है ना, डीमैट खातों की सुविधा देता है ये। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड, एनएसडीएल जो है, ये डीमैट अकाउंट खुलवाने में खोलने में सुविधा देता है। और फिर है मार्च 1999 में इन्फोसिस नैस्डैक में सूचीबद्ध होने की प्रथम भारतीय कंपनी बनी। जो इन्फोसिस है, वो इन्फोसिस जो है, ये पहली भारतीय कंपनी बनी जो अमेरिका के नैस्डैक बाजार में सूचीबद्ध हुई। ठीक है, कब? तो ये 1999 में, 11 मार्च 1999 में। और फिर है अप्रैल 2000 में से भारत में इंटरनेट ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। तो भारत में पहली बार इंटरनेट ट्रेडिंग की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 2000 में। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या है? साख निर्धारण यानी कि क्रेडिट रेटिंग।
किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी या सरकार के ऋण लेने और उसे वापस करने की क्षमता का मूल्यांकन साख निर्धारण कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी देश की अर्थव्यवस्था के साख निर्धारण के संबंध में तीन संस्थाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं: स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी कि S&P, मूडीज और फिच। ये क्या है, मतलब ये जो है साख निर्धारण यानी कि क्रेडिट रेटिंग, यानी ये जब कोई कंपनी, व्यक्ति, कंपनी या सरकार या किसी संस्था से कर्ज लेती या है ना, तो उसकी जो वित्तीय स्थिति को परखने के लिए साख निर्धारण किया जाता है ना, क्रेडिट रेटिंग किया जाता है। इससे ये तय होता है कि वो समय पर जो कर्ज है वो लौटा पाएगा या नहीं। तो विश्व में जो प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, है ना, वो कौन कौन सी है? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, है ना, S&P, मूडीज और फिच। और भारतीय कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग के लिए तीन संस्थाएं प्रमुख रूप से काम करती हैं: क्रिसिल, इकरा और केयर। ठीक है, तो क्रिसिल, इकरा और केयर जो है ये भारत की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग कंपनियां हैं। ठीक है, और इसमें क्रिसिल जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब ये जो सबसे ज्यादा काम करने वाली जो कंपनी है, संस्था है, ये क्रिसिल है ना। ये क्रिसिल जो है भारत की सबसे पुरानी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल भारत की सबसे पुरानी और विश्वसनीय संस्था है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई और इसने अपना कार्य 1988 में प्रारंभ किया। तो ये जो क्रिसिल है भारत की सबसे पुरानी और विश्वसनीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो 1987 में इसकी स्थापना हुई और 1988 में इसने काम चालू किया। ठीक है, तो क्रिसिल जो है ना, क्रिसिल रेटिंग का उपयोग जो है ना, ये बैंक में और इन्वेस्टर्स, मतलब निवेशक और सरकारी संस्थाएं कंपनियों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए करती हैं क्रिसिल का उपयोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे हाँ, जो भी था, बाजार से संबंधित जो भी थ्योरी यहाँ पे दी हुई थी बुक में, हमने सारे देख लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक भी आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने कोशिश करी है, जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने आपको मतलब समझाया है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं लगता है मुझे सिलेबस के हिसाब से, बट फिर भी हमको थोड़ा बहुत नॉलेज में होना चाहिए। दिया है तो हमें पढ़ लेना चाहिए, है ना। तो आई गेस यहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। ये जो इकाई 5 था हमारा कंप्लीट होता है, और आजीविका में एक टॉपिक, एक यूनिट और बच गया है ना, पशुधन वाला। तो वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर आजीविका हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।